हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुजीत और आज इस सेशन में मैं असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर आरटीओ 2017 की एग्ज़ाम में पूछे गए थ्योरी ऑफ मोशन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रेंथ ऑफ मेटल के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किए थे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप आरटीओ मेंस की तैयारी कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ वॉच दिस लेक्चर टिल द एंड। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। चलो इस सेशन को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द फिगर गिवन बिलो द नंबर इंडिकेट्स द लेंथ ऑफ लिंक विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और आप इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए और आपका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलो इसका सॉल्यूशंस देखते हैं। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा वो मैकेनिज्म है जो आपको क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म देगा। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ग्राशॉफ्स फोर बार चेन इस कॉन्सेप्ट पे बेस है। अब ग्राशॉफ्स फोर बार चेन को समझने के लिए हम एक फोर बार चेन मैकेनिज्म कंसिडर करते हैं। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है ग्राशॉफ्स फोर बार चेन मैकेनिज्म, ग्राशॉफ्स फोर बार चेन। अब इसको समझने के लिए हम एक मैकेनिज्म कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर अ फोर बार चेन और ये उसकी लॉन्गेस्ट लिंक है कैपिटल एल और ये उसकी सबसे छोटी लिंक है स्मॉल एस और ये दो लिंक है वो रिमेनिंग लिंक्स है, उसको हम पी और क्यू बोलते हैं। अब ग्राशॉफ्स फोर बार चेन बनाने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, वो क्या है? अगर लॉन्गेस्ट लिंक और सबसे छोटी लिंक स्मॉलेस्ट लिंक, इन दोनों का सम अगर रिमेनिंग टू लिंक के सम से अगर लेस है तो ही हम इस मैकेनिज्म को ग्राशॉफ्स फोर बार चेन मैकेनिज्म बोल सकते हैं। अब कोई भी मैकेनिज्म इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो वो ग्राशॉफ्स फोर बार चेन कहलाती है। अब हमें क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा वो मैकेनिज्म है वो क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म देगा। हम अगर ग्राशॉफ्स फोर बार चेन में से हर तरह के लिंक्स को अगर फिक्स करते हैं तो हमें तीन टाइप के मैकेनिज्म मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है एक तो क्रैंक मैकेनिज्म जिसको हम डबल क्रैंक मैकेनिज्म बोलते हैं, दूसरा है वो क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, तीसरा है डबल रॉकर मैकेनिज्म जिसको अपन रॉकर मैकेनिज्म कहते हैं। अब क्रैंक मैकेनिज्म ऑब्टेन करने के लिए हमें सबसे स्मॉलेस्ट लिंक जो है, मतलब जिसकी लेंथ सबसे मिनिमम है, वो अगर हम फिक्स करते हैं तो हमें क्रैंक मैकेनिज्म मिलता है। जैसे कि इस मैकेनिज्म में अगर हम एस लिंक को अगर फिक्स करते हैं तब हमें क्रैंक मैकेनिज्म यानी कि डबल क्रैंक मैकेनिज्म मिलता है। अगर हम इस वाले मैकेनिज्म में अगर क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म ऑब्टेन करने के लिए स्मॉलेस्ट लिंक की एडजेसेंट लिंक ऑफ स्मॉलेस्ट लिंक को अगर हम फिक्स करते हैं तो हमें क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलता है। और इस मैकेनिज्म में जो कि स्मॉलेस्ट लिंक है एस, उसके एडजेसेंट लिंक वाली कौन से है? या तो यल होगी या फिर क्यू होगी, या तो यल या तो क्यू। इन दोनों से में कोई भी एक लिंक को अगर हम फिक्स करते हैं तो हमें क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म मिलता है। और रॉकर मैकेनिज्म ऑब्टेन करने के लिए हम अगर स्मॉलेस्ट लिंक की अपोजिट वाली लिंक अगर हम फिक्स करते हैं तो हमें डबल रॉकर मैकेनिज्म मिलता है। मतलब इस मैकेनिज्म में स्मॉलेस्ट लिंक एस के अपोजिट वाली लिंक पी को अगर फिक्स करते हैं तो हमें रॉकर मैकेनिज्म मिलता है। अब इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए हम वन बाय वन केसेस लेते हैं। इस वाले मैकेनिज्म में सबसे स्मॉलेस्ट लिंक है
5 और वही लिंक फिक्स की है, तो यहाँ पे हमको मिल रहा है कौन सा मैकेनिज़्म, यहाँ पे मिलेगा डबल क्रैंक मैकेनिज़्म। इस वाले लिंक में सबसे स्मॉलेस्ट लिंक है 4 और वही फिक्स की है, यहाँ फिर से क्रैंक क्रैंक मैकेनिज़्म। यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिंक है 5, उसके अपोजिट वाली लिंक फिक्स की है, तो हमें मिलेगा यहाँ पे डबल रॉकर मैकेनिज़्म। यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट लिंक है 4, उसकी एडजेसेंट लिंक कौन सी है 8, वही फिक्स की है, तो हमें यहाँ पे मिलेगा क्रैंक रॉकर मैकेनिज़्म। और यही सही आंसर है, यही सही आंसर है। अब जब कोई भी मैकेनिज़्म ये इक्वेशन ना सेटिस्फाई करके अगर उनकी स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट लिंक की अगर सम रिमेनिंग 2 लिंक की अगर बराबर होती है, तो उसको बोलते हैं स्पेशल ग्राशॉफ्स 4 बार चेन। उसको बोलते हैं स्पेशल ग्राशॉफ्स 4 बार चेन। फॉर एग्जाम्पल डेल्टॉइड लिंकेज है और पैरेललोग्राम लिंकेज, ठीक है। अगर कोई भी लिंक में मैकेनिज्म में अगर ये दोनों इक्वेशन नहीं सेटिस्फाई करते हैं, मतलब अगर लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट लिंक की अगर सम रिमेनिंग 2 लिंक से अगर ग्रेटर होती है, तो उसे नॉन ग्राशॉफ्स 4 बार चेन बोलते हैं। नॉन ग्राशॉफ्स 4 बार चेन। और इस वाले मैकेनिज्म में हम कोई भी अगर लिंक फिक्स करते हैं, तो हमें हमेशा रॉकर मोशन ही मिलती है, मतलब रॉकर मैकेनिज्म ही ऑब्टेन होता है। तो ये है इस क्वेश्चन के आंसर 4 और इसके रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब मिलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ कोरिलेटिव कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑब्टेन बाय ऑप्शन 1 rotating the velocity vector v at 180 degree about its origin in the same direction as that of angular velocity omega of the link. Second, rotating velocity vector v at 90 degree in the same direction of angular velocity of link omega. Third option, rotating velocity vector at 90 degree in the opposite direction of angular velocity omega. Fourth option, rotating velocity vector at 270 degree in the same direction of omega. अब correlation of component acceleration is only associated with the slider, जो कि कोरिलेटिव कंपोनेंट है, कोरिलेटिव एक्सेलरेशन, ये ओनली स्लाइडर के लिए ही एसोसिएट होता है। मतलब अगर कोई भी एक लिंक है और वो रोटेट कर रही है आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और उस पे जो एक स्लाइडर है वो अगर अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब हम कोरिलेटिव कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन उस केस में कंसिडर करते हैं। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? कोरिलेटिव कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमेशा हम ट्वाइस v ओमेगा ये कंसिडर करते हैं। अब ये जो v है, v ये स्लाइडर की वेलोसिटी है, दिस इज स्लाइडर वेलोसिटी, और ओमेगा है ये लिंक की एंगुलर वेलोसिटी। ये जो लिंक है इस लिंक की एंगुलर वेलोसिटी, ये तो हो गया इसकी मैग्नीट्यूड। अब इसकी डायरेक्शन, कोरिलेटिव कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है?
अगर हम जो स्लाइडर है, स्लाइडर की वेलोसिटी वेक्टर को अगर हम लिंक की डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट करते हैं, तब जाके हमें कोरिलेज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मिलती है। अब इसके 4 केसेस हैं। वो कौन से कि अगर लिंक क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है और उस पे जो स्लाइडर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तब उस केस में जो वेलोसिटी वेक्टर है वो ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और उस वेक्टर को अगर लिंक के डायरेक्शन में 90 डिग्री घुमाते हैं तो हमें कोरिलेज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन राइट साइड में मिलेगा। ये फर्स्ट केस। सेकंड केस में अगर लिंक एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रही है और स्लाइडर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तब वेलोसिटी वेक्टर कैसे होगा? ओरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, मतलब इस डायरेक्शन में, तब भी क्या राइट डायरेक्शन में ही कोरिलेज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मिलेगा। थर्ड केस क्या होगी? थर्ड केस में अगर लिंक क्लॉकवाइज ही रोटेट हो रही है बट स्लाइडर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तब वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? ओरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसको हम लिंक के डायरेक्शन में घुमाते हैं 90 डिग्री, तब हमको लेफ्ट साइड में कोरिलेज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मिलता है। फोर्थ केस में लिंक एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है और स्लाइडर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तब उस केस में वेलोसिटी वेक्टर ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में और कोरिलेज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी वेक्टर को 90 डिग्री लिंक के डायरेक्शन में अगर हम रोटेट करते हैं तो ये हमको कोरिलेज ऑफ कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मिलती है। तो कोरिलेज ऑफ कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द पेयर। अब इनमें से ये जो क्वेश्चन है गवर्नर के टर्मिनोलॉजी पे बेस है। अगर आपके गवर्नर की टर्मिनोलॉजी को पता है तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि गवर्नर का फंक्शन क्या होता है। अब गवर्नर का मेन फंक्शन होता है कि इंजन के स्पीड को कांस्टेंट रखना, या फिर इक्विलिब्रियम में रखना। मतलब क्या है, अगर इंजन के शाफ्ट पे अगर लोड बढ़ता है या डिक्रीज होता है, तब क्या होता है? तब इंजन का स्पीड वो वेरी करता है, मतलब चेंज होता है। क्यों? क्योंकि लोड ऑन इंजन शाफ्ट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ इंजन। तो गवर्नर का फंक्शन क्या होता है कि इस केस में अगर इंजन का शाफ्ट का लोड अगर चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इंजन का स्पीड कम या ज़्यादा होगा, उस स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए गवर्नर का फंक्शन होता है। तो इस डायग्राम की हेल्प से हम गवर्नर का वर्किंग समझते हैं पहले। अब इंजन का जो स्पीड है वो जो स्पीड है वो बेवल गियर के थ्रू इस स्पिंडल शाफ्ट को कनेक्ट किया होता है। अगर इंजन की शाफ्ट पे अगर लोड बढ़ता है तो इंजन का स्पीड डिक्रीज होता है, तो ये स्पिंडल शाफ्ट है वो कम वेलोसिटी से रोटेट होता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो बॉल की रेडियस ऑफ रोटेशन है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। मतलब जो ये स्लीव
इक्विलिब्रियम पोजीशन से डाउनलोड की डायरेक्शन में मूव होती है। अब ऐसा करने से क्या होता है, ये जो बेल कैंटिलीवर है जो कि थ्रॉटल वॉल से कनेक्टेड है, तो ये क्या होता है, इसका जो वर्टिकल आर्म है ये राइट डायरेक्शन में मूव होता है, और जो हॉरिजॉन्टल आर्म है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है। अब ऐसा होने से क्या होता है कि जो थ्रॉटल वॉल है, वो थ्रॉटल वॉल जो है, थ्रॉटल वॉल फुल्ली ओपन होता है और इंजन को सप्लाई होने वाला फ्यूल की क्वांटिटी बढ़ जाती है। इसके वजह से जो भी इंजन का स्पीड डिक्रीज हुआ है वो वापस फिर से इक्विलिब्रियम में पहुंचता है, मतलब स्लीव जो है वो फिर से वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन को मेंटेन करती है। वैसे ही जब इंजन के शाफ्ट का लोड अगर डिक्रीज होता है तो इंजन का स्पीड बढ़ जाता है, तब ये जो स्लीव है ये राइज हो जाती है। राइज हो जाने से ये जो बेल कैंटिलीवर है ये उसका वर्टिकल आर्म लेफ्ट साइड में मूव करता है, और जो हॉरिजॉन्टल आर्म है ये अपवर्ड मूव करता है, और ये थ्रॉटल वॉल्व क्लोज हो जाता है। जैसे उसके वजह से जो भी इंजन को सप्लाई होने वाला जो फ्यूल है वो डिक्रीज हो जाता है, और इंजन का स्पीड जो बड़ा है वो फिर से वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन करता है, और जो स्लीव जो है जिसकी पोजीशन राइज हुई है वो वापस से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाती है। तो इस प्रकार से ये गवर्नर वर्क करता है। अब गवर्नर से रिलेटेड 5 टर्मिनोलॉजीज हैं। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है कि सेंसिटिवनेस। सेंसिटिवनेस सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है सेंसिटिवनेस। अब सेंसिटिवनेस क्या है, अगर इंजन की स्पीड में हल्का सा भी चेंज आ जाता है तब गवर्नर उसको क्विकली रिएक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं कि गवर्नर की सेंसिटिवनेस। अब इसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखते हैं, तो वो लिखते हैं कि रेंज ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड। अब ये रेंज ऑफ स्पीड मतलब क्या है, मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड ऑफ द इंजन, और एन क्या है, ये एवरेज है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड का एवरेज। इस प्रकार से गवर्नर की सेंसिटिविटी मैथमेटिकल टर्म्स में निकालते हैं। अब सेकंड क्या है, सेकंड वाला जो टर्मिनोलॉजी है वो है हंटिंग। हंटिंग अब जब गवर्नर अगर टू सेंसिटिव होता है तब उस केस में क्या होता है कि इंजन का स्पीड कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट होता है अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब वो इक्विलिब्रियम कभी भी अटेन नहीं करता, इक्विलिब्रियम से कम या ज़्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है। तब जाके हम उसको बोलेंगे कि गवर्नर इज हंटिंग। ठीक है, जैसे कि सेंसिटिवनेस इज डिजायरेबल प्रॉपर्टी बट हंटिंग इज नॉट अ डिजायरेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि उसमें हमेशा फ्लक्चुएशंस होते हैं। फ्लक्चुएशंस क्यों, क्योंकि ज़्यादा गवर्नर सेंसिटिव होता है। अब थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, आइसोक्रोनिज्म। आइसोक्रोनिज्म अब आइसोक्रोनिज्म क्या है कि अ गवर्नर विथ इन्फानाइट सेंसिटिविटी। इन्फानाइट सेंसिटिविटी इन्फानाइट सेंसिटिविटी मतलब कि हर कि फॉर ऑल रेडियस ऑफ रोटेशन, फॉर ऑल रेडियस ऑफ रोटेशन हमेशा आपको कांस्टेंट इक्विलिब्रियम स्पीड ही मिलता है। कांस्टेंट इक्विलिब्रियम स्पीड ही मिलता है, तब जाके हम उसको बोलेंगे गवर्नर इज आइसोक्रोनिज्म। और जो चौथा जो क्वांटिटी है वो है टर्मिनोलॉजी वो है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को समझने के हम क्या समझते हैं कि जब गवर्नर इंजन की स्पीड को अगर इक्विलिब्रियम में लाता है तो हम क्या बोलते हैं उसको कि स्टेबल गवर्नर है, मतलब उसमें ज़्यादा हंटिंग होती नहीं है। अब इस केस में बॉल मासेज जो है वो हर एक डेफिनेट पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं हर एक स्पीड के लिए, जो कि इंजन की वर्किंग रेंज में होता है। इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी।
अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि स्टेबिलिटी और सेंसिटिविटी दोनों एक ही चीज़ है क्या, नहीं। स्टेबिलिटी और सेंसिटिविटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सेंसिटिवनेस क्या है कि सेंसिटिवनेस अगर स्पीड में हल्का सा भी चेंज होता है तो वो क्विकली रिएक्ट करता है, बट स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी में हर एक स्पीड के लिए गवर्नर और गवर्नर के बॉल्स वो डेफिनेट पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं जो कि इंजन के वर्किंग रेंज में होते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी। ठीक है। अब एफर्ट, एफर्ट क्या है, एफर्ट मतलब कि गवर्नर के ऑपरेशन के दौरान अगर चेंज ऑफ स्पीड होता है तब इंजन पर लोड बढ़ता है या तो कम होता है, इंजन पे लोड बढ़ता है तो कम होता है, तब स्लीव को रेज और लोअर करना चाहिए। तो उस टाइम पे स्लीव पे जो भी मीन फोर्स एक्ट होता है, स्लीव को राइज और लोअर करने के लिए मीन फोर्स एक्ट होता है, उसको बोलते हैं एफर्ट ऑफ गवर्नर। अब जब गवर्नर इक्विलिब्रियम में होता है तब उस पर फोर्स जो होता है, फोर्स ऑन स्लीव इज ऑलवेज ज़ीरो। जब गवर्नर इक्विलिब्रियम में होता है तब फोर्स ऑन स्लीव इज ऑलवेज ज़ीरो। अब जो भी क्वेश्चन हमको पूछा गया है उसके हम आंसर क्या है कि हंटिंग मतलब हमने क्या देखा कि अगर गवर्नर टू सेंसिटिव होता है तब उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस प्रोड्यूस होते हैं, मतलब हंटिंग मतलब टू सेंसिटिवनेस। आइसोक्रोनिज्म क्या देखा है, आइसोक्रोनिज्म मतलब अ गवर्नर विथ इनफाइनाइट सेंसिटिविटी, मतलब फॉर ऑल रेडिएट रोटेशन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम स्पीड इज ऑब्टेन। स्टेबिलिटी मतलब क्या हो, देखा हमने, स्टेबिलिटी मतलब हर पोजीशन के लिए, हर स्पीड के लिए गवर्नर डेफिनेट पोजीशंस को ऑक्यूपाई करता है, मतलब वन रेडियस रोटेशन फॉर ईच स्पीड। और एफर्ट मतलब जो मीन फोर्स एक्ट होता है स्लीव को उसको राइज और लोअर करने के लिए ड्यूरिंग स्पीड चेंज, तो उसको बोलते हैं एफर्ट। ठीक है। तो these are important terminologies for governor. Question number 4. Question number 4. With increase of speed, the governor, with increase of speed, governor speed, और उसके चार ऑप्शन है, रेडियस ऑफ रोटेशन एंड हाइट ऑफ गवर्नर इंक्रीजेस, रेडियस ऑफ रोटेशन हाइट ऑफ गवर्नर डिक्रीजेस, radius of rotation decreases but height of governor increases, radius of rotation increases but height of governor decreases। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देखा था कि अगर गवर्नर का स्पीड इंक्रीज होता है, गवर्नर का अगर स्पीड इंक्रीज होता है ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, बॉल्स जो है वो स्पिंडल एक्सिस से क्या होंगे, दूर जाएंगे, अवे होंगे, मतलब रेडियस ऑफ रोटेशन जो है वो हमेशा बढ़ेगी। और जब स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो हाइट क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि रेडियस ऑफ रोटेशन बढ़ रहा है तो ये जो हाइट है वो हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो ऑप्शन नंबर, जब रेडियस ऑफ रोटेशन क्या होगा, बढ़ेगा, और हाइट क्या होगी, डिक्रीज होगी, रेडियस ऑफ रोटेशन इंक्रीज होगा और हाइट क्या होगी, डिक्रीजेस, ऑप्शन नंबर 2। और एक फार्मूले क्या आप समझ सकते हो कि हाइट ऑफ गवर्नर इज ऑलवेज इक्वल टू 895, दिस इज इन मीटर, डिवाइडेड बाय n स्क्वेयर, n मतलब स्पीड ऑफ इंजन। ठीक है, मतलब अगर स्पीड बढ़ रहा है तो हाइट क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ स्पीड। तो इससे भी आप समझ सकते हो, सॉरी, रेडियस ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस और हाइट ऑफ गवर्नर डिक्रीजेस, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द एफर्ट ऑफ गवर्नर इज डिफाइंड एज फोर्स required to be applied for per what percent of change of speed। और उसके ऑप्शन है, फर्स्ट वन इज 1%, सेकेंड वन इज 5%, थर्ड वन इज 10%, फोर्थ वन इज एनी परसेंट। अब हमने क्या देखा था, एफर्ट क्या होता है, एफर्ट होता है कि स्लीव को ड्यूरिंग ऑपरेशन रेज और लोअर करने के लिए जब स्पीड
डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, तब स्लीव का जो पोजीशन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से राइज होता है या लोअर होता है। तो उसको राइज और लोअर करने के लिए स्लीव पे जो भी फोर्स लगता है, मीन फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, एफर्ट ऑफ गवर्नर। इसके अलावा एफर्ट ऑफ गवर्नर का और एक डेफिनेशन वो क्या है कि अगर स्पीड को मतलब कि 1% चेंज ऑफ स्पीड पाने के लिए जो भी फोर्स एक्ट करना पड़ता है स्लीव को, उसको बोलते हैं एफर्ट ऑफ गवर्नर। मतलब परसेंट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कितना होना चाहिए, 1%। सो ऑप्शन इज ए। फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। The product of circular pitch and diametral pitch is, option is PC into PD is equal to pi, PC into PD is equal to 2 pi, PC into PD which is equal to pi by 2. Fourth one is PC into PD which is equal to 1. अब यहाँ पे PC जो है, PC मतलब सर्कुलर पिच और PD मतलब डायमीट्रल पिच। ओके, अब ये जो है ये गियर व्हील का एक छोटा सा सेक्शन है। इन टर्मिनोलॉजी को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे गियर का एक छोटा सा सेक्शन ड्रॉ किया है, ये वाला। ठीक है, हमें क्या पूछा गया है कि हमें पूछा गया है कि सर्कुलर पिच और डायमीट्रल पिच का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है। अब सर्कुलर पिच क्या होता है, सर्कुलर पिच मतलब कि गियर के एक पॉइंट से, मतलब बिगिनिंग ऑफ गियर पॉइंट ऑन वन टूथ टू बिगिनिंग ऑफ सेकेंड टूथ, इन दोनों का जो का डिस्टेंस है अलोंग पिच कर्व, उसको बोलते हैं सर्कुलर पिच। अब इसको मैथमेटिकली कैसे ऑब्टेन करते हैं कि सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ। अब सरकमफेरेंस क्या है कि पाई इंटू पिच सर्कल डायमीटर डिवाइडेड बाय टी। इस फॉर्मूले से हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, सर्कुलर पिच। और डायमीट्रल पिच क्या होता है, पीडी। डायमीट्रल पिच होता है नंबर ऑफ टीथ अपॉन पिच सर्कल डायमीटर, और ये डायमीटर हमेशा mm में होता है। अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट लेते हैं, पी सी इंटू पी डी, तो पाई बाई डी इंटू टी बाई डी, तो क्या मिलेगा, ओनली पाई। ऑप्शन नंबर 1। इसके अलावा मॉड्यूल भी पूछते हैं। मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल होता है कि पिच सर्कल डायमीटर विच इज इन mm अपॉन नंबर ऑफ टीथ। अगर दो गियर मेश होते हैं तो उन दोनों का मॉड्यूल हमेशा सेम होना चाहिए। दो गियर अगर मेश होते हैं तो उन दोनों का मॉड्यूल हमेशा सेम होना चाहिए। इसके अलावा क्या पूछते हैं, बैकलैश क्या होता है। बैकलैश उसको समझने में मैंने यहाँ पे दो गियर जो कि मेश है उनकी डायग्राम निकाली है। अब बैकलैश क्या होता है, बैकलैश मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन टूथ ऑफ वन गियर माइनस दी टूथ स्पेसिंग ऑफ सेकेंड गियर, मतलब विड्थ ऑफ टूथ स्पेसिंग ऑफ वन गियर माइनस टूथ विड्थ ऑफ सेकेंड गियर। ये ब्लैक के मतलब कि इन दोनों में से अगर डिफरेंस, ये जो है ये है टूथ विड्थ ऑफ वन गियर, ये वाले गियर के लिए, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है टूथ स्पेसिंग। अगर इन दोनों का हम डिफरेंस लेते हैं तो ये जो कि गैप है इसकी वैल्यू मिलती है, और वो दिस इज नथिंग बट वो है बैकलैश। ये रखना क्यों ज़रूरी है
क्योंकि ड्यूरिंग ऑपरेशन अगर गियर पे अगर लोड बढ़ जाता है तो देर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ जैमिंग की प्रॉब्लम आती है। तो उस जैमिंग को रिड्यूस करने के लिए या फिर उसको अवॉइड करने के लिए हमेशा बैकलैश रखते हैं, हमेशा बैकलैश रखते हैं। और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पी सर्कल तो आपको पता है, पी सर्कल इज नथिंग बट इट इज़ ए इमेजिनरी सर्कल ऑब्टेन बाय प्योर रोलिंग ऑफ डिस्क। ठीक है। और क्या क्या चीज़ें पूछते हैं, प्रेशर एंगल 5, प्रेशर एंगल को हम डिनोट करते हैं 5 प्रेशर एंगल। ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन कॉमन नॉर्मल एंड एट द पॉइंट ऑफ पिच। ठीक है। तो ये होता है प्रेशर एंगल। प्रेशर एंगल की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, फॉर इतनी 14.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, पेंडुलम पंप इज एन इन्वर्जन ऑफ, पेंडुलम पंप इज इन्वर्जन ऑफ, और इसको ऑप्शन से 4 बार चेन, सेकंड वन इज सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, थर्ड वन इज डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, और फोर्थ वन इज नन ऑफ द अबव। अब मैकेनिज्म क्या होता है, सॉरी ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है सिंपल मैकेनिज्म से। अब उससे पहले हम समझते हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म मतलब जो भी काइनेमेटिक चेन है, या तो ओपन हो या क्लोज हो, इनमें से हम अगर कोई भी एक लिंक फिक्स करते हैं तो जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म। उसको क्या बोलते हैं हम, मैकेनिज्म। अब मतलब कि काइनेमेटिक चेन में कोई भी हम एक लिंक फिक्स कर दे तो हमको क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म। बट इन्वर्जन क्या होता है, अगर मैकेनिज्म में से हम हर एक लिंक को 1 बाय 1 अगर फिक्स करते जाते हैं तब हमें क्या मिलता है, इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब क्या देखा हमने कि अगर काइनेमेटिक चेन में अगर हम डिफरेंट लिंक्स को अगर हम 1 बाय 1 फिक्स करते हैं, 1 बाय 1, तब हमें जाके क्या मिलता है, इन्वर्जन। अब काइनेमेटिक चेन जो है, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में केसी लिख रहा हूँ, काइनेमेटिक चेन जो है वो 3 टाइप के है। क्या है, 3 टाइप के। फर्स्ट वन इज सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, सेकेंड वन इज 4 बार चेन, and third one is double slider crank chain, अब इनके इन्वर्जन हम देखते हैं कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक, 4 बार चेन एंड डबल स्लाइडर क्रैंक के इन्वर्जन हम देखते हैं। अब सिंगल स्लाइडर क्रैंक मतलब क्या है कि ये मैकेनिज्म कि जिसमें एक स्लाइडर है, ये वाला, इसमें जो पहली लिंक है वो हमेशा फिक्स है, ये क्रैंक थर्ड वन इज कनेक्टिंग रॉड, और ये स्लाइडर जो कि चौथी लिंक है। अगर हम लिंक 1 को फिक्स करते हैं, तो हमें मिलता है रेसिप्रोकेटिंग इंजन। सेकेंड, अगर हम लिंक 2 को अगर फिक्स करते हैं तो हमें मिलता है क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म। अगर हम थर्ड लिंक को अगर फिक्स करते हैं, लिंक नंबर 3 मतलब कनेक्टिंग रॉड, अगर इसको फिक्स करते हैं कनेक्टिंग रॉड को, तो हमें मिलता है ऑसिलेटिंग सिलेंडर। फोर्थ वन में अगर ये स्लाइडर को हम फिक्स करते हैं तो हमें मिलता है,
लिंक लिंक 4 को अगर हम फिक्स करते हैं तो हमें मिलता है हैंड पंप और क्या मिलता है, बुल इंजन। और बुल इंजन इज नथिंग बट उसको हम बोलते हैं पेंडुलम पंप। तो हमने क्या देखा कि पेंडुलम पंप इज इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, सो ऑप्शन नंबर 2। इसके अलावा 4 बार चेन की क्या इन्वर्जन है। पहला वाला इन्वर्जन है वो है बीम इंजन जो कि क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म है। सेकंड वाला जो इन्वर्जन है वो है कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव जो कि क्रैंक मैकेनिज्म है। और थर्ड जो इन्वर्जन है वो है वैट्स इंडिकेटर जो कि रॉकर मैकेनिज्म है। इसके अलावा डबल स्लाइडर क्रैंक की कौन कौन से मैकेनिज्म है इन्वर्जन से। फर्स्ट इन्वर्जन इज इलिप्टिकल ट्रैमल। ये हमें इलिप्स जनरेट करने, मतलब इसका फंक्शन है इलिप्स जनरेशन। इलिप्स वाले जो शेप्स है उसको जनरेट करने के लिए इलिप्टिकल ट्रैमल का यूज़ होता है। सेकंड वाला है स्कॉच यॉक मैकेनिज्म। इसका जो फंक्शन है वो है सिंपल हार्मोनिक फंक्शंस, मतलब कि जैसे कि साइन वेव्स। थर्ड जो इन्वर्जन है वो है ओल्डहैम्स कपलिंग। तो ये हो गया इन्वर्जन्स बेस्ड क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन, इन ऑटोमोबाइल्स हुक्स जॉइंट इज यूज्ड बिटवीन। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन क्लच एंड गियर बॉक्स, सेकेंड ऑप्शन गियर बॉक्स एंड डिफरेंशियल, थर्ड ऑप्शन इज डिफरेंशियल एंड व्हील्स, फोर्थ ऑप्शन फ्लाई व्हील एंड क्लच। अब सबसे पहले देखते कि हुक्स जॉइंट क्या है। हुक्स जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हुक्स जॉइंट को हम यूनिवर्सल जॉइंट्स भी बोलते हैं। अब हुक्स जॉइंट का जो फंक्शन है वो क्या है, हुक्स जॉइंट इज यूज्ड फॉर रोटरी मोशन बिटवीन शाफ्ट टू शाफ्ट। अगर क्योंकि और वो जो शाफ्ट्स है वो शाफ्ट्स खास करके अगर कोएक्सियल ना हो, मतलब दीज आर इंक्लाइन टू ईच अदर, मतलब नॉन पैरेलल इंटरसेक्टिंग शाफ्ट में अगर रोटरी मोशन ट्रांसमिट करना हो तब हम हुक्स जॉइंट यूज़ करते हैं। जो कि शाफ्ट्स या तो नॉन पैरेलल है और इंटरसेक्टिंग, मतलब इंक्लाइन टू ईच अदर, इंक्लाइन एट सर्टेन एंगल, तब हम हुक्स जॉइंट को यूज़ करते हैं। इसका फेमस एप्लीकेशन कहाँ पे है, इसका फेमस एप्लीकेशन हमें ऑटोमोबाइल्स में मिलता है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम गियर बॉक्स टू डिफरेंशियल। सो हुक्स जॉइंट ऑटोमोबाइल में कहाँ यूज़ होता है, गियर बॉक्स एंड डिफरेंशियल, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8, इन पैंटोग्राफ ऑल पेयर्स आर turning pair, second one is sliding pair, third one is spherical pair, fourth one is screw pair। अब ये जो पैंटोग्राफ है, पैंटोग्राफ इज अ लोअर पेयर कैटेगरी मैकेनिज्म। लोअर पेयर मतलब क्या है, ऐसे पेयर जिसमें सरफेस कांटेक्ट होते हैं, अब ऐसे कौन कौन से पेयर है, या तो वो टर्निंग पेयर होंगे,
या तो वो स्लाइडिंग प्लेयर होंगे, स्लाइडिंग पेयर्स, स्लाइडिंग पेयर्स। अब इस पेंटोग्राफ का फंक्शन क्या है, इन पेंटोग्राफ का फंक्शन क्या है, सॉरी और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया कि सरफेस कांटेक्ट मतलब क्या है, या तो टर्निंग पेयर होंगे या तो स्लाइडिंग पेयर होंगे, बट पेंटोग्राफ में ऑल पेयर्स आर टर्निंग पेयर्स, ऑल पेयर्स आर टर्निंग पेयर्स। अब पेंटोग्राफ का फंक्शन क्या होता है, पेंटोग्राफ का फंक्शन होता है कि किसी भी कर्व को कॉपी करते हैं, उसका साइज उसको मतलब उसको कॉपी करके उसका साइज रिड्यूस या एनालाइज करते हैं, इसलिए पेंटोग्राफ का यूज़ होता है। अब पेंटोग्राफ मतलब क्या होता है कि उसमें वो 4 बार लिंकेज मैकेनिज्म होता है, उसमें 4 पेयर होते हैं, वो भी टर्निंग पेयर्स होते हैं। फंक्शन क्या है, तो ये तो पहले तो ये कर्व्स को कॉपी करते हैं, कर्व्स कॉपी और उसका साइज या तो वो रिड्यूस करते हैं या फिर एनलार्ज, कर्व्स को कॉपी करके उसकी साइज रिड्यूस या एनलार्ज करने के लिए, और ये 4 बार मैकेनिज्म है। 4 बार मैकेनिज्म और ऑल पेयर्स आर टर्निंग पेयर्स, टर्निंग पेयर्स। सो इस वीडियो में हमने 9 क्वेश्चन, टोटल 9 क्वेश्चन डिस्कस किए। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बना रहा हूँ, और जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेकेंड पार्ट भी आप ज़रूर देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।